बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावा शिंगू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। ये कैसे मुमकिन हो सकता है रास्कॉफ? प्रोफेसर बर्स्की ने ना यकीन करने वाले लहजे में, कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। खुद देख लीजिए, रास्कॉफ ने कहा। ऑपरेशन नारोफ से कहा कि वो फिल्म को रिवाइंड करके ऑन कर दे। इस वक्त वो सब इसी कमरे में मौजूद थे, जिसमें WW की व्यू चेकिंग मशीन मौजूद थी। रास्कॉफ और नारोफ अड्डे की कैमोफ्लाजिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद इमरान और इसके साथियों की लाशें देखने और पॉइंट 2 को चेक करने की गर्ज से जब अड्डे से बाहर जंगल में पहुंचे तो महावरतन नहीं, बल्कि हकीकतन इनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि वहां इमरान और इसके साथियों में से एक भी मौजूद ना था। अलबत्ता जगह जगह खून के बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वहां एक आदमी भी मौजूद ना था। वो इन लोगों को इस तरह गायब पाकर बेहद हैरान हुए और फौरी तौर पर वापस अड्डे में आ गए। अब इनकी चेकिंग के लिए एक ही रास्ता रह गया था, और वो था मशीन। चुनाचा उन्होंने आते ही मशीन ऑन की तो इनकी आंखें ये देखकर हैरत से फट गईं कि इमरान और इसके साथी पॉइंट 2 के मशीन रूम में जिंदा सलामत मौजूद थे। अलबत्ता वो सबके सब जख्मी थे और इमरान किसी माहिर सर्जन की तरह अपने एक साथी के ऑपरेशन में मसरूफ था। फिर ऑपरेशन ख़त्म होते ही नावा शिंगू मशीन रूम में दाखिल हुआ और इसने इन्हें कुछ बताया। चूँकि आवाज़ मशीन कैच ना कर सकती थी, इसलिए इन्हें मालूम ना हो सका कि नावा शिंगू ने क्या कहा है, लेकिन वो इमरान और इसके साथियों के चेहरों पर उभरने वाली हैरत को साफ देख रहे थे। फिर इमरान उठकर असलहे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने वहां जाकर अलमारी में मौजूद बॉक्स खोला और फिर जेबों से WW और इसका कंट्रोलर बॉक्स में रखकर इसने इस बॉक्स को जैसे ही बंद किया, मशीन ऑफ हो गई। रास्कॉफ के पास अब यही सूरत हाल रह गई थी कि वो प्रोफेसर बर्स्की के सामने सारी सूरत हाल रखकर इससे मशवरा करे। चुनाचा नारोफ के जरिए इसे प्रोफेसर बर्स्की को बुलाया, लेकिन प्रोफेसर बर्स्की ने इसकी बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब प्रोफेसर बर्स्की ने रिवाइंड होने के बाद फिल्म को देखा तो इसके चेहरे पर भी शदीद हैरत के आसार उभर आए। ओह, वाकई ये तो इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि इमरान भी जिंदा है और उसके साथी भी। प्रोफेसर बर्स्की का लहजा अब भी ऐसा ही था, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। आप इन्हें पॉइंट 2 पर कंट्रोल कर सकते हैं? रास्कॉफ ने कहा। नहीं, ये फासला बहुत है, प्रोफेसर बर्स्की ने कहा। लेकिन प्रोफेसर, जहाँ तक मैंने सुना है टेलीपैथी के लिए तो फासले कोई अहमियत नहीं रखते, रास्कॉफ ने कहा और प्रोफेसर बर्स्की चौंककर रास्कॉफ की तरफ देखने लगा। तुमने सही सुना है रास्कॉफ, लेकिन इनमें से किसी पर भी टेलीपैथी का अमल कामयाब नहीं हो सकता। इमरान और इसके साथियों के जहनों को मैंने एक लम्हे में टटोल लिया था। ये लोग इंतहाई मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं। बस एक नावा शिंगू रह गया था, इसका जहन अजड होने की वजह से मामूल ना बन सकता था। अलबत्ता वो टेलीपैथी से मिलते जुलते एक और इल्म की जद में आ गया था। इस इल्म को डायरेक्ट माइंड कंट्रोल करने का इल्म समझ लो। इस तरह मैंने इसके ज़रिए इन लोगों का खात्मा कराने के लिए फायरिंग कर दी। इमरान पर अलबत्ता मैंने सिर्फ हार्ड प्रेशर डाला था, और इस काम के लिए पहले अपने जहन को ब्लैंक करना पड़ता है, और ये भी तवील फासले पर मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं अड्डे से बाहर जाकर मखसूस फासले पर पहुंचकर इन पर कंट्रोल कर सकता हूँ, प्रोफेसर बर्स्की ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन प्रोफेसर, ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। ऐसा ना हो कि आप अड्डे से बाहर जाएं और ये आपको कोई नुकसान पहुंचा दें, रास्कॉफ ने परेशान होते हुए कहा। अहमक हो तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो। प्रोफेसर बर्स्की को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ फासला आड़े आ गया है। कम फासलों पर तो मैं इन सबको एक लम्हे में पागल कर दूं, प्रोफेसर बर्स्की ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि हमें प्रोफेसर बर्स्की से कुछ फासले पर छुपकर साथ जाना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला हो तो हम आसानी से संभाल सकें, नारोफ ने कहा। शट अप, तुम प्रोफेसर बर्स्की की तौहीन कर रहे हो। मैं अकेला जाऊंगा और तुम देखना कि मैं इनका क्या इबरतनाक हशर करता हूँ, प्रोफेसर बर्स्की ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाओ नारोफ, प्रोफेसर के लिए स्पेशल वे खुलवा दो, रास्कॉफ ने नारोफ को आंख से मखसूस इशारा करते हुए कहा, और नारोफ सर हिलाता हुआ प्रोफेसर के पीछे चल पड़ा। रास्कॉफ भी चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी इस कमरे से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नारोफ अंदर दाखिल हुआ। प्रोफेसर बाहर चला गया? रास्कॉफ ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने स्पेशल वे खुलवा दिया है। लेकिन बॉस, प्रोफेसर जिद कर रहा है कि ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं।
और अगर प्रोफेसर को कुछ हो गया तो रूसियाई हुकूमत हमारी बोटियां नोच लेगी। इस वक्त प्रोफेसर मिसाइलों के बारे में अपने बेपना इल्म की वजह से पूरे रूसिया में टॉप मैन समझा जाता है, नारोफ ने कहा। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने तुम्हें इशारा किया था। तुम ऐसा करो कि अपने साथ 2 मुसल्लह आदमी ले लो और फिर प्रोफेसर का छुप कर ताकुब करो। अगर प्रोफेसर को कोई खतरा हो तो तुम फौरन एक्शन में आ जाना, रास्कॉफ ने कहा, और नारोफ सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद नारोफ अपने साथ 2 मुसल्लह आदमी लिए स्पेशल वे से बाहर जंगल में आ गया। इसकी तेज नजरों ने दूर जाते हुए प्रोफेसर को देख लिया। प्रोफेसर बड़े मगरूराना अंदाज में बगैर किसी एहतियात के पॉइंट 2 की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। नारोफ अपने साथियों के साथ इसके ताकुब में चल पड़ा। इसने अपने साथियों को सारी बात समझा दी थी, इसलिए वो भी इंतहाई मोहतात अंदाज में चल रहे थे। अभी प्रोफेसर पॉइंट 2 से काफ़ी फासले पर था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से कोई काला सा साया यकलख्त प्रोफेसर पर झपटा और वो प्रोफेसर को साथ लिए एक बड़ी सी झाड़ी में जा गिरा। अभी वो संभल ही रहे थे कि उन्होंने इस झाड़ी में से, जिसमें से वो काला साया और प्रोफेसर गिरे थे, एक जोरदार इंसानी चीख सुनी। प्रोफेसर, प्रोफेसर! नारोफ और इसके दोनों मुसल्लह साथी सब एहतियात भूलकर चीखते हुए आगे बढ़े थे कि अचानक तेज फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही नारोफ को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म में कई दहकते हुए अंगारे घुस गए हों। वो चीख मार कर गिरा ही था कि इसके कानों में अपने दोनों साथियों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। इनकी चीखें ऐसी थी कि नारोफ एक लम्हे में समझ गया कि ये उनके हलक से निकलने वाली आखिरी चीखें ही हो सकती हैं। इसके अपने दिमाग में ज़बरदस्त धमाके हो रहे थे और पूरे जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन इसका जहन काम कर रहा था। वो बहरहाल होश में था। दहकते हुए अंगारे इसके बाजू और टांगों में घुसे थे, लेकिन इसके बावजूद इसका पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को संभालता, एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ें गूंजी और इसके साथ ही इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। इमरान दौड़ता हुआ पॉइंट 2 से निकलकर बाहर जंगल में आया और फिर इस तरफ को दौड़ने लगा जिधर से इसके ख्याल के मुताबिक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो यकलख्त ठिठक कर एक दरख्त की ओट में हो गया। इसने देखा कि एक बारूब चेहरे वाला आदमी, जिसके सर के बाल और जिस्म पर मौजूद लिबास बुरी तरह मसला हुआ था, खड़ा था और जोसेफ और नावाशिंगू दोनों ही इसके सामने गुलामों के से अंदाज में खड़े थे। नावाशिंगू के हाथ में मशीन गन थी, जबकि जोसेफ खाली हाथ खड़ा था। नावाशिंगू, इसे गोलियों से छलनी कर दो, अचानक बारूब शख्सियत के हामिल आदमी ने चीख कर कहा, और नावाशिंगू का वो हाथ जिसमें इसने मशीन गन पकड़ी हुई थी तेजी से उठा और उसका रुख जोसेफ की तरफ हुआ ही था कि यकलख्त जोसेफ बिजली की सी तेजी से उछला और नावाशिंगू के हाथ से मशीन गन उड़ती हुई दूर जा गिरी और जोसेफ की फ्लैंक के खाकर झाड़ियों में जा गिरा। रुक जाओ हबशी, इस बारूब शख्सियत ने चीख कर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी चीखता हुआ उछलकर झाड़ी में जा गिरा। जोसेफ ने जख्मी होने के बावजूद वाकई बेपना हौसले और फुर्ती से काम लेते हुए अपने जिस्म को फिजा में ही घुमाते हुए इस बारूब शख्सियत के सीने पर फ्लैंकिंग जमा दी थी और फिर इसके गिरते ही जोसेफ इस तरफ को दौड़ पड़ा जिधर नावाशिंगू के हाथ से मशीन गन निकलकर गिरी थी। इसी लम्हे वो बारूब शख्सियत उछलकर खड़ी हुई। इसके हाथ में मशीन पिस्टल साफ नजर आ रहा था और जोसेफ की चूंकि उसकी तरफ पुश्त थी, इसलिए जोसेफ का हिट हो जाना यकीनी था। इमरान का हाथ तेजी से जेब से बाहर आया, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से इस शख्सियत पर फायर खोलता, झाड़ी में गिरा हुआ नावाशिंगू किसी चीते की तरह उछलकर इस आदमी से जा टकराया और फिर इसे साथ लिए दोबारा झाड़ी में जा गिरा। इस तरह इस आदमी को जोसेफ पर फायर करने की मोहलत ही ना मिली। जोसेफ इस दौरान मशीन गन उठाकर मुड़ चुका था और फिर इसकी मशीन गन का रुख इस झाड़ी की तरफ हो चुका था जहाँ नावाशिंगू इस आदमी के साथ गिरा था कि इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे जोसेफ के हाथ से मशीन गन उड़ती हुई दूर जा गिरी। खबरदार जोसेफ, रुक जाओ, इसे मत मारो, इमरान ने फायर करते ही चीख कर कहा और इसके साथ ही वो दोबारा दौड़ता हुआ इसकी तरफ को बढ़ने लगा। नावाशिंगू इस दौरान बगैर कोई आवाज़ निकाले एक तरफ गिरकर बेहद हरकत हो चुका था, जबकि वो आदमी उछलकर खड़ा हुआ ही था कि इमरान इसके सर पर पहुंच गया। तुम प्रोफेसर बर्स्की हो, इमरान ने चीख कर कहा और वह आदमी अपने उकुब से इमरान की आवाज़ सुनते ही बिजली की सी तेज़ी से घुमा और फिर इसकी तेज़ नज़रें इमरान की नज़रों से टकराई ही थी कि इमरान के जहन को एक ज़ोरदार झटका लगा। इमरान ने यकलख्त अपने जहन को एक लम्हे के लिए ब्लैंक किया और दूसरे लम्हे से अपने जहन की पूरी कुव्वत को एक नुक्ते पर मरकूज करते हुए मुकाबिल के जहन पर पूरा दबाव डालना चाहा। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके जहन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ हो।
और इसके साथ ही इसका जहन इस तरह तारीक हो गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। फिर अचानक इस तारीकी में डूबे हुए जहन में रोशनी का एक जुगनू चमका और फिर ये रोशनी तेजी से फैलती चली गई। इमरान साहब, इमरान साहब! अचानक कैप्टन शकील की आवाज़ इसके कानों में पड़ी और इमरान ने आंखें खोल दी। लेकिन इसके साथ ही इसके दिमाग में दर्द की तेज़ लहरें सी दौड़ने लगीं, मगर दर्द की ये लहरें सिर्फ चंद लम्हों तक महसूस हुईं। इसके बाद इसका जहन नॉर्मल हो गया। इसे देखा कि वो ज़मीन पर चत लेटा हुआ है और कैप्टन शकील इस पर झुका इसे आवाज़ें दे रहा है। इमरान एक झटके से उठकर बैठ गया। आपको क्या हो गया था इमरान साहब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में पूछा। लेकिन इमरान की नज़रें सामने ज़मीन पर चत लेते हुए इस बारूक शख्सियत पर जमी हुई थी, जिसके सर पर एक गुमड़ा उभरा हुआ था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। ओह, ये बेहोश कैसे हो गया? इमरान ने कैप्टन शकील की बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। इस पर नावाशिंगू ने अचानक हमला कर दिया था। इसने इसके सर पर लकड़ी मारी है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। और इमरान की नज़रें तेज़ी से नावाशिंगू की तरफ घूम गईं, जो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए अकड़ों बैठा था, जबकि जोसेफ इसे बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। यह यकीनन प्रोफेसर बर्स्की है, और हकीकत यह कि नावाशिंगू ने आज दूसरी बार मेरी ज़िंदगी बचाई है, वरना ही प्रोफेसर बर्स्की मुझे लाजमन ले डूबता। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। बॉस, आपने मेरी मशीन गन पर फायर क्यों किया था? मैं इसके टुकड़े उड़ा देता। इसी लम्हे जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं दरअसल इससे जिंदा मुलाकात करना चाहता था। बहरहाल मुझे तुम बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हम पॉइंट 2 पर चलें। मैं इस प्रोफेसर को उठा लेता हूँ। वहाँ सारे साथी यकीनन परेशान होंगे, कैप्टन शकील ने मुदाखलत करते हुए कहा। हाँ, ले चलो इसे उठाकर, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और कैप्टन शकील ने झुककर ज़मीन पर पड़े हुए प्रोफेसर को उठाया और कंधे पर लाद लिया। आप जब दूसरे कमरे में गए बॉस, तो मैंने इस नावाशिंगू से कहा कि मुझे वो जगह दिखाए जहाँ इसके कहने के मुताबिक वो दोनों स्याफाम देखे थे। मेरा ख्याल था कि मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा और फिर किसी सफ़ेद फार्म को अगवा करके यहाँ ले आऊँगा। लेकिन अभी हम दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमने दूर से इस आदमी को आते हुए देखा। फिर हमने इसके पीछे कुछ फासले पर 3 और सफ़ेद फार्मों की झलक भी देख ली, जो मुसल्ला थे। मैंने नावाशिंगू से कहा कि वो इन मुसल्ला अफराद को संभाले, जबकि मैं इस आदमी को संभालता हूँ क्योंकि मैं खाली था। जबकि नावाशिंगू के पास मशीन गन थी। फिर नावाशिंगू मुझसे अलहदा होकर आगे चला गया। इसके बाद जब ये आदमी इस झाड़ी के पास पहुंचा तो मैं इस पर झपट पड़ा और इसे नीचे गिराकर मैंने इसकी कनपटी पर मुक्का मारना चाहा। इसी लम्हे मुझे फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी, लेकिन अभी मैं मुक्का मारने के लिए हाथ उठा ही रहा था कि अकलख जैसे मेरे जहन ने मेरा साथ छोड़ दिया। इस आदमी की आंखों से देवताओं जैसी चमक निकल रही थी। मैं इसके हुक्म की तामील के लिए मजबूर था और मैं इसके सामने इस तरह खड़ा था जैसे जंगल में अजदाहे की आंखों के सामने हिरन बेबस होकर खड़ा हो जाता है। इसी लम्हे दूर से नावाशिंगू भी दौड़ता हुआ आया। इसके हाथ में मशीन गन थी। वो भी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। फिर से मेरे चेहरे से नज़रें हटाकर नावाशिंगू को मुझ पर फायर करने का हुक्म दिया ही था कि मेरे जहन पर मौजूद इसकी चमक दूर हो गई और मैंने अपने फौरी बचाव के लिए नावाशिंगू पर हमला कर दिया। और इसके साथ ही मैंने इस शख्स को भी नीचे गिराया और फिर मैं मशीन गन उठाने दौड़ पड़ा ताकि इस शख्स का खात्मा कर दूं। लेकिन आपने फायर करके मेरी मशीन गन गिरा दी और फिर मैंने देखा कि आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे कि यकलख्त आप उछलकर पुश्त के बल नीचे गिरे और बेहस व हरकत हो गए। ये भी यकीनन इस शख्स का कारनामा था। मैं काफ़ी फासले पर था, जबकि नावाशिंगू जो पहले बेहस व हरकत पड़ा था, आपके नीचे गिरते ही यकलख्त उछला। इसके हाथ में एक लकड़ी थी और इसने लकड़ी का वार इस शख्स के सर पर कर दिया। इस शख्स के मुंह से चीख निकली और जब खाने के बावजूद इसने घूमकर नावाशिंगू की तरफ देखा और नावाशिंगू जो दूसरा वार करना चाहता था, यकलख्त उछल कर पीछे गिरा। लेकिन इसी लम्हे ये शख्स भी लहरा कर नीचे गिरा और साकित हो गया। इसी लम्हे कैप्टन शकील भी दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गए। उन्होंने आपको होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि मैंने इस नावाशिंगू को संभाला और फिर आप भी होश में आ गए और ये नावाशिंगू भी। लेकिन इसने होश में आते ही इस तरह दोनों हाथों से सर पकड़ लिया जैसे इसका दिमाग फटने वाला हो। जोसेफ ने साथ साथ चलते हुए पूरी तफसील बता दी। वाकई ये नावाशिंगू की किस्मत है कि इसका जहन अभी तक सही सलामत है। दरअसल इस प्रोफेसर को इसके जहन पर पूरा दबाव डालने की मोहलत ही नहीं मिली थी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, मैं दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था कि मैंने आपको अचानक उछलकर नीचे गिरते हुए देखा। आपको क्या हो गया था?
हालांकि इस प्रोफेसर ने हाथ भी ना हिलाया था। क्या इसने कोई जहनी अमल किया था? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ कैप्टन शकील, ये वाकई मावराई उलूम में बेपनाह ताकतवर जहन का मालिक है। मैंने कोशिश की कि इसके जहन को अपनी पूरी कुवत लगाकर कंट्रोल कर सकूं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा अपना दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर नावाशिंगू एन इसी लम्हे इस पर लकड़ी का वार ना करता तो यकीनन दूसरे लम्हे ये मजीद दबाव डालकर मेरे दिमाग को इस तरह फाड़ कर रख देता कि जैसे तरबूज को ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो इसका ऊपरी खोल तो सलामत रहता है, लेकिन अंदर मौजूद इसका सारा मवाद बुरी तरह क्रैक हो जाता है। और ये मार भी इसलिए खा गया कि जिस वक्त इसके सर पर लकड़ी मारी गई, ये अपने जहन की पूरी कुवत मुझ पर लगाए हुए था। इस आलम में ज़रब लगने से इसका अपना जहन भी ब्लैंक हो गया, लेकिन ब्लैंक होने के दौरान भी इसके जहन की कुवत ने नावाशिंगू के जहन पर इस कदर दबाव डाला ही था कि नावाशिंगू भी बेहोश होकर गिर गया। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि ये प्रोफेसर इंतहाई खौफनाक हद तक ताकतवर जहन का मालिक है। फिर तो इसे जहन जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, पॉइंट 2 पर जाकर मैं इसके जहन में मौजूद ये खौफनाक ताकत निकाल दूंगा। मैं इस जैसे आदमी को हलाक नहीं करना चाहता। इस शख्स का जहन एक अजूबा है और फिर मिसाइलों के सब्जेक्ट में भी अथॉरिटी है, और मेरा ख्याल है कि अगर इसका जहन कंट्रोल हो जाए तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बेहद कारआमद हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलना वो बाद वो पॉइंट 2 के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बाकी सारे साथी भी बाहर आ चुके थे और वो एक दूसरे को सहारा दिए हुए खड़े थे। इस तरह इनकी एक कतार सी बन गई थी। अरे अरे, यहाँ जंगल में कौन सखी मिलेगा जो तुम यूं कतार बनाए हुए भिखारियों की तरह खड़े हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इन सब ने बेख्तियार एक दूसरे के कांधों पर रखे हुए हाथ हटा लिए। इमरान साहब, हम आपकी तरफ से परेशान थे, और अगर आप दूर से आते हुए नजर ना आते तो किसी न किसी तरह गिरते पड़ते आपकी तरफ आना ही था। इसलिए हम एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तनवीर ने तो सहारा देने की बजाय जूलिया का सहारा ले रखा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तनवीर का हाथ जूलिया के कंधे पर था। बकवास करने का कोई मौका तुम छोड़ते नहीं हो। मिस जूलिया ने खुद मुझसे कहा था कि मैं अपना हाथ इसके कंधे पर रख लूं, तनवीर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? भाई बहनों का मामला ऐसे ही तो होता है, इमरान ने कहा। तुम बकवास खत्म करो और मुझे ये बताओ कि आदमी कौन है, जूलिया ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। इसे यहीं लिटा दो कैप्टन शकील। अंदर जाने की बजाय अगर हम यहाँ बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह हम आसपास की निगरानी भी कर सकते हैं। और जोसेफ, तुम नीचे जाकर दोनों बैग ले आओ, इमरान ने वहीं इत्मीनान से घास पर बैठते हुए कहा, जबकि जोसेफ पॉइंट 2 की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील ने प्रोफेसर को ज़मीन पर लिटा दिया। बाकी मेंबरान भी इनके गिर्द बैठ गए। मास्टर, मुझे सख्त शर्मिंदगी सी हो रही है कि इस बार मैं इस मिशन में कोई काम करने की बजाय उल्टा बोझ बन गया हूँ। जवाना ने, जो एक तरफ खामोश खड़ा था, अचानक बोल पड़ा। तुम शदीद जख्मी हो जवाना, तुम्हारा बच जाना ही हमारे लिए काफ़ी है, इमरान ने कहा, और जवाना का सुकड़ा हुआ चेहरा कदरे बहाल हो गया। तुम हमें तो बताओ ये कौन है, जूलिया ने कहा, और इस बार इमरान ने मुख्तसर तौर पर पेश आने वाले वाक़यात बता दिए। साथ ही इसे जोसेफ के लाए हुए बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और इसे खोलकर इसके अंदर मौजूद एक सिरिंज निकालकर एक तरफ रख दी। फिर इसने इसी बॉक्स के अंदर साइड पर मौजूद एक बारीक सी सुई निकाली जिसके ऊपर चौड़ा सा दस्ता लगा हुआ था। इसे उठाकर दरख्त के तने के साथ बिठा दो, बल्कि इसे तने के साथ इस तरह बांधो कि ये हिल भी ना सके। इमरान ने दस्ते वाली सुई हाथ में लेकर बेहोश प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, तुम क्या करना चाहते हो? और ये सुई कैसी है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। तुम देखती जाओ, जरूरत से ज्यादा अक्लमंदों के साथ ऐसा ही होता है, और तुम भी अपने आप को अक्लमंद कहलाना पसंद करती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस जूलिया अक्लमंद है तो बॉस ने इसे सेकंड चीफ बनाया है, तुम जैसे अहमक को क्यों नहीं बना दिया? साथ बैठे हुए तनवीर ने मौका देखते ही बात कर दी। जाहिर है इसका इस बात से मकसद एक तीर में दो शिकार करना था। जूलिया भी खुश हो जाती और इमरान पर भी तंज हो जाता। तुम खामोश रहो तनवीर, तुम्हारी जबान भी अब बहुत चलने लग गई है। इमरान के बोलने से पहले जूलिया ने उसे झाड़ दिया। वो खुद तो चाहे जो कहती रहे, लेकिन किसी दूसरे के मुंह से इमरान के मुतालिक कोई बात बर्दाश्त ना कर सकती थी। तनवीर ने होठ भींच लिए और इमरान जो शायद कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था, मुस्कुराता हुआ खामोश हो गया। इस दौरान सफदर और कैप्टन शकील ने बैग में मौजूद नायलॉन की बारीक रस्सी की मदद से दरख्त के तने के साथ प्रोफेसर की पुश्त लगाकर बैठे हुए अंदाज में इसके जिस्म को इस तरह जकड़ दिया कि वो जरा सी भी हरकत ना कर सकता था।
अब आप सब खामोश रहेंगे, वरना ये अजीम दिमाग हमेशा के लिए नकारा हो सकता है। इमरान ने सिरिंज और वो दस्ते वाली सुई उठाकर खड़े होते हुए कहा। इसका लहजा बेहद संजीदा था और सबने इस तरह होंठ खींच लिए जैसे ना बोलने की कसम खा ली हो। इमरान ने सिरिंज एक पत्थर पर रखी और उंगलियों से प्रोफेसर के सर को टटोलना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद इसकी एक उंगली प्रोफेसर की खोपड़ी के कदरे दाएं तरफ रुक गई। इमरान ने दूसरे हाथ में मौजूद सुई को बड़े एहतियात भरे अंदाज में एन इस जगह रखा जहाँ इसकी उंगली थी। एक आधा लम्हे के लिए इसने सुई को ज़रा सा एडजस्ट करने में लगाया और फिर इसने दस्ते के दरमियान रखी हुई उंगली को ज़रा सा दबाया तो सर की आवाज़ के साथ सुई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घूमने लगी। इमरान दस्ते को दबाता रहा और घूमती हुई सुई प्रोफेसर की खोपड़ी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उतरती चली गई। जब वो आधी से ज़्यादा अंदर चली गई तो इमरान ने दस्ते पर से हाथ हटा लिया। इसके चेहरे पर इस वक्त बेपनाह संजीदगी तारी थी। इसने हाथ बढ़ाकर पत्थर पर रखी हुई सिरिंज उठाई जिसके अंदर हल्के कलर का महलूल मौजूद था। फिर सुई के ऊपर लगी हुई कैप हटाकर इसने दस्ते के निचले सिरे पर उंगली रखकर इसे आहिस्ता से ऊपर को झटका और फिर दस्ते को इस तरह खोलने लगा जैसे पेच खुलता है। चंद लम्हों बाद दस्ता सुई से अलहदा हो गया। इमरान ने इसे एहतियात से एक पत्थर पर रख दिया। सुई का ऊपर वाला सिरा अब बगैर दस्ते के था और इसके अंदर बारीक सा सुराख नजर आ रहा था। इमरान ने बड़ी एहतियात से सिरिंज वाली सुई को इस सुराख में एडजस्ट किया। सुई इंतहाई बारीक थी, इसलिए वो प्रोफेसर की खोपड़ी में उतरी हुई सुई के अंदर मौजूद बारीक सुराख में गायब हो गई। अब यूँ लग रहा था जैसे खोपड़ी में उतरी हुई सुई भी सिरिंज के साथ फिट हो। इमरान ने आहिस्तगी से सिरिंज में मौजूद महलूल को प्रेस करना शुरू कर दिया। सिरिंज वैसे तो महलूल से भरी हुई थी, लेकिन जब इसका एक तिहाई हिस्सा खाली हो गया तो इमरान ने इसके हैंडल से अंगूठा हटाया और सिरिंज को वापस खींच लिया। इसके बाद इसने वही कैप जो पहले सिरिंज पर चढ़ी हुई थी दोबारा सुई पर चढ़ाई और सिरिंज पास खड़े सफदर के हाथ में देकर इसने वही दस्ता उठाया। इसे एहतियात से दोबारा सुई के सिरे पर रखकर पेच की तरह घुमाने लगा। इसके बाद इसे पूरी कुव्वत से झटका देकर खोपड़ी में उतरी हुई सुई को बाहर खींच लिया और इसके साथ ही इसके हलक से एक तवील सांस निकल गया, जैसे इसके कांधों पर लदा हुआ टनों बोझ उतर गया हो। ये तुमने क्या किया है, कुछ हमें भी तो बताओ, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने इसके जहन के इस हिस्से को बेकार कर दिया है जिसकी मदद से ये मावराई उलूम में इस कदर दस्तरस रखता था। अब यह सिर्फ साइंसदान है, इस तरह यह आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा और अगर हो सका तो पाकेशिया के काम भी आता रहेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, लेकिन क्या तुम पहले से प्रोफेसर के मुतालिक मालूम था जो तुम ये अजीबो गरीब सामान साथ लेकर आए थे? जूलिया ने और ज़्यादा हैरान होते हुए पूछा। अरे नहीं जूलिया, अभी मैं तनवीर की तरह इतना अक्लमंद नहीं हुआ। ये सामान तो दिमाग के ऑपरेशन के काम आता है। इस सिरिंज में जो महलूल है ये बैक वक्त दो तरह काम करता है। अगर इसे सिर्फ सेहतमंद जहन में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये इसके हिस्से के खलियात को ना सिर्फ तोड़फोड़ देता है बल्कि आइंदा के लिए इनकी नशोनुमा भी रोक देता है। लेकिन अगर इसे ऐसे हिस्से में इंजेक्ट किया जाए जो ज़ख्मी हो या टूटा फूटा हो तो फिर ये इसको फौरी तौर पर सेहतमंद करने का अमल शुरू कर देता है। आमतौर पर इसे दिमाग के अंदर चोट लग जाने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मैं यही महलूल दोबारा प्रोफेसर के दिमाग के इस हिस्से में इंजेक्ट कर दूँ तो प्रोफेसर दोबारा इसी हालत में आ जाएगा। ये बॉक्स इसलिए मैंने साथ रखा था कि अगर किसी को दिमागी चोट लग जाए तो इसका बर वक्त इलाज हो सके, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तो अब तुम इस प्रोफेसर को किस तरह ट्रीट करना चाहते हो? जूलिया ने पूछा। देखो, अभी ये होश में आ जाएगा, इसके बाद इसकी जहनी कैफियत को मद्देनजर रखकर ही कोई प्लानिंग की जा सकती है, इमरान ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद प्रोफेसर की जिस्म में हरकत महसूस होने लग गई और वो सब प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जा हो गई। इमरान उठकर प्रोफेसर के बिल्कुल सामने आकर बाकायदा आलती पालती मारकर बैठ गया, जबकि बाकी लोग साइडों पर थे। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर की आंखें झटके से खुल गईं। वो चंद लम्हों तक खाली खाली नज़रों से इमरान को देखता रहा। फिर इसकी आंखों में यकलख चमक सी उभर आई, लेकिन सबने देखा कि इसकी आंखों में उभरने वाली चमक में वो तेज़ी ना थी जो इससे पहले महसूस होती थी। प्रोफेसर चंद लम्हे आंखें सुकोड़े इमरान को देखता रहा। फिर एक झटके से इसने की आंखें बंद हो गईं। इसे एक बार फिर इमरान की आंखों में देखा, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी इसकी आंखें झटके से बंद हुईं और इसके साथ ही प्रोफेसर के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए। ये मुझे क्या हो गया है? मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, प्रोफेसर ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने आप से बातें कर रहा हो। ये नावाशिंगू जो जंगलों का मुहाफिज है,
लकड़ी का सही इस्तेमाल जानता है। इसने लकड़ी तुम्हारे सर पर ऐसी जगह मारी है कि अब तुम सिर्फ मादी साइंसदान रह गए हो। अक्लिट साइंसदान वाला खाना पिचक गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो तुम? प्रोफेसर ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, और फिर इसकी नजरें जैसे इमरान से चिपक कर रह गई। और फिर सब लोगों ने अजीब तमाशा देखा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले इस तरह एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे जानी दुश्मन अचानक आमने सामना होने पर एक दूसरे को घूरते हैं। और फिर ऐसा ऐसा इमरान की आंखें सुकड़ने लग गईं, और इसी समय प्रोफेसर की आंखों में गैर महसूस सा फैलाव आने लग गया। इसकी आंखों में मौजूद चमक भी फैलाव के साथ साथ मध्यम सी होती जा रही थी। प्रोफेसर बर्स्की, तुम्हारा जहन मेरे कंट्रोल में है। इमरान के मुंह से अचानक इंतहाई सर्द आवाज निकली। हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जहन तुम्हारे कंट्रोल में है। प्रोफेसर के हलक से मिनमिनाती हुई आवाज़ निकली। सिर्फ महसूस नहीं, बल्कि तुम्हारा जहन मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है। इमरान का लहजा यकलख तहकमाना हो गया। हाँ, मेरा जहन मुकम्मल तौर पर तुम्हारे कंट्रोल में है। इस बार प्रोफेसर का लहजा और दबा हुआ था। तुम मेरे अहकामात की तामील करोगे? इमरान ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे अहकामात की तामील करूँगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। तुम यहाँ से सीधे अड्डे में वापस जाओगे। वहाँ तुम मेन मिसाइल सेक्शन में WW को ऐसी जगह नस्ब करोगे जहाँ किसी की नज़र ना पड़ सके और कोई तुम्हें इसे नस्ब करते हुए देख ना सके, इमरान ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूँगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। अब मैं 3 बार ताली बजाऊंगा और तुम शऊर में आ जाओगे, लेकिन तुम्हारे जहन में मेरे अहकामात मौजूद रहेंगे और तुम्हारा लाशऊर शऊर में आने के बावजूद मेरे अहकामात की तामील करता रहेगा, इमरान ने इसी तरह तहकमाना लहजे में कहा। हाँ, मेरा लाशऊर तुम्हारे अहकामात की तामील करता रहेगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। और इसके साथ ही इमरान ने दोनों हाथ उठाकर 3 बार ताली बजाई तो प्रोफेसर के पूरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और इसकी फैली हुई आंखें तेजी से नॉर्मल होने लगीं। अब इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया हो गए। वो इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे पहली बार होश में आया हो। प्रोफेसर बर्स्की, तुम दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान कहलाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी, वरना तुम जिस तरह हमें हलाक करने आए थे, मैं एक तो क्या तुम्हारा पूरा जिस्म गोलियों से छलनी कर देता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम इमरान हो? मुझे याद है, मैंने तुम्हारे जहन पर ज़बरदस्त दबाव डाला था, फिर तुम कैसे बच गए? प्रोफेसर ने हैरत भरे अंदाज में कहा। दरअसल मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ढीठ हड्डी का बना हुआ हूँ। बहरहाल, अगर तुम वादा करो कि मुझे सच सच बता दोगे कि ये अड्डा किन मकसद के तहत कायम किया गया है, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इमरान ने कहा। कौन सा अड्डा? किस अड्डे की बात कर रहे हो? प्रोफेसर ने मुंह बनाते हुए कहा। यही जिसमें 50-50 फीट लंबे मिसाइल लॉन्चर्स नस्ब किए जा रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम्हें ये तफसील कैसे मालूम हुई? प्रोफेसर के लहजे में वाकई शदीद हैरत थी। मैं इल्म नजूम जानता हूँ, इसमें हिसाब किताब नहीं करना पड़ता। बस किसी सितारे को दुम से पकड़ा और सितारे साहब ने फर सब कुछ बताना शुरू कर दिया। तो मेरे सवाल का जवाब दो, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारा ताल्लुक एशिया के किस मुल्क से है? प्रोफेसर ने होंठ भेंचते हुए पूछा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये मेरा वादा है कि तुम्हारा ये मिशन मेरे मुल्क के खिलाफ भी हुआ तब भी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा अड्डे तक जाने दूंगा और अड्डे में दाखिल होने तक तुम्हें कुछ ना कहा जाएगा। इसके बाद क्या होता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वाकई तुम वाकई मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा होशियार आदमी हो। बहरहाल मैं बता देता हूँ, हमारा मकसद एशिया के एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में कायम शुदा एटमी अड्डे पर मिसाइल फायर करना है, प्रोफेसर ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हारा मिशन कब मुकम्मल हो रहा है? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का काम बाकी है, इसके बाद पाकिस्तान का वो एटमी अड्डा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाएगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। ठीक है, तावन का शुक्रिया। जोसेफ, प्रोफेसर साहब को खोल दो और इन्हें अड्डे तक जिंदा जाने दो, इमरान ने कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और इसे प्रोफेसर की जिस्म से बंधी हुई रस्सियां खोलना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद प्रोफेसर आज़ाद हो चुका था। आज़ाद होते हुए एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या वाकई तुम अपना वादा पूरा करोगे? कहीं तुम मेरी पुष्ट पर गोलियां तो नहीं मारोगे? प्रोफेसर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे से यकीन ना आ रहा हो कि वाकई से जिंदा वापस जाने दिया जाएगा। हाँ, मैं ना सिर्फ अपना वादा ही पूरा करूंगा बल्कि तुम्हें एक तोहफा भी दे रहा हूँ। आखिर तुम अजीम साइंसदान हो और मुझसे ज़्यादा साइंसदानों का कदरदान और कौन हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर
और फिर उसने जेब में हाथ डालकर क्रोमियम की तह वाले कागज का लिपटा हुआ बंडल प्रोफेसर के हाथ में दे दिया। ये WW है प्रोफेसर, लेकिन तुम इसे अड्डे के अंदर जाकर खोलोगे, पहले नहीं। इमरान का लहजा यकलख तहकमाना हो गया। ठीक है, मैं इसे अड्डे के अंदर जाकर खोलूंगा, पहले नहीं, प्रोफेसर ने कहा और पैकेट को जेब में रख लिया। नावाशिंगू, तुम प्रोफेसर के साथ जाओ और इसे अड्डे तक छोड़कर वापस आओ। लेकिन सुनो, तुमने प्रोफेसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इमरान ने एक तरफ खड़े नावाशिंगू से मुखातिब होकर कहा। जो हुक्म आका इमरान, नावाशिंगू ने जवाब दिया और फिर वो प्रोफेसर के साथ चलता हुआ आगे बढ़ गया। तुमने नावाशिंगू को साथ क्यों भेजा है? क्या प्रोफेसर खुद नहीं जा सकता था? इनके दरख्तों में गायब होते ही जूलिया ने पूछा। हो सकता है प्रोफेसर मेन अड्डे में जाने की बजाय पॉइंट 2 जैसे किसी और अड्डे में चला जाए। हमें तो मालूम नहीं है कि इस जैसे और कितने अड्डे यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जब तक नावाशिंगू इसे छोड़कर वापस आएगा, इस वक्त तक इतना वक्फा प्रोफेसर बर्स्की को मिल जाएगा कि वो WW को मिसाइल सेक्शन में नस्ब कर ले। चुनांचे वापसी पर हम रिमोट कंट्रोल से WW को चार्ज कर देंगे और ये खौफनाक अड्डा हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाएगा, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि प्रोफेसर बर्स्की को आप पाकिस्तान लेकर जाएंगे। जबकि प्रोफेसर अड्डे के अंदर होगा तो अड्डे के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा, सफदर ने कहा। हाँ, पहले मेरा इरादा यही था, लेकिन जब मैंने प्रोफेसर के जहन में झांका तो मैंने देखा कि प्रोफेसर दरअसल यहूदी नस्ल है और इसके जहन में मुसलमानों के लिए इस कदर शदीद नफरत मौजूद है जिसे मुकम्मल तौर पर वॉश नहीं किया जा सकता। इसलिए मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा। इस तरह इस अड्डे के साथ साथ इस प्रोफेसर से भी मुसलमानों की जान छूट जाएगी, वरना आगे ही बच गया और दोबारा रूसिया या इसराइल पहुंच जाता तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ किसी मंसूबे पर काम शुरू कर देता। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर इस कदर बड़े साइंसदान की मौत पर अफसोस होगा, लेकिन जो शख्स चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, जहाँ मेरा मुल्क की सलामती का मसला होगा वहाँ बहरहाल इसे मरना ही पड़ेगा, इमरान ने इस कदर सर्द लहजे में कहा कि इसके साथियों के जिस्मों में बेख्तियार सर्दी की सी लहर दौड़ गई। हो सकता है अड्डे के अंदर कोई ऐसी मशीन मौजूद हो जो WW को चेक कर ले। बहरहाल वहाँ रास्कोफ तो मौजूद है, इस बार कैप्टन शकील ने कहा। ऐसी कोई मशीन नहीं है, मैंने मार्टिनो से तफसीली मालूमात हासिल कर ली हैं। अलबत्ता ऐसा सिस्टम है कि बाहर से अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन अंदरूनी तौर पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं रखा गया, क्योंकि इन्हें मुकम्मल यकीन था कि इनके इंतजामात की वजह से कोई गैर आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अगर ये प्रोफेसर कंट्रोल में ना आ जाता या बाहर ही ना आता तो फिर तुमने अंदर जाने का क्या प्रोग्राम बनाया था? जूलिया ने कहा। आखिरी सूरत ये थी कि मैं WW को इस अड्डे के ऊपर रखकर फायर कर देता। इस तरह पूरा अड्डा तो शायद तबाह ना होता, लेकिन रास्ता बहरहाल बन जाता। लेकिन अंदर से बाहर मार करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे मिसाइल रखे हुए हैं। हमें WW की दवाई से बचने के लिए काफ़ी दूर से इसे फायर करना पड़ता, और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग इस दौरान संभल चुके होते। इसलिए बहरहाल इसमें 100% रिस्क था, लेकिन अगर और कोई सूरत ना निकलती तो ये रिस्क लेना ही पड़ता, इमरान ने जवाब दिया। इस तरह की बातों में इन्हें वक्त का एहसास भी ना हुआ और फिर इन्हें नावाशिंगू तेज से इस कदम उठाता वापस आता दिखाई दिया तो वो सब चौंक पड़े। प्रोफेसर अड्डे के अंदर चला गया है? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए पूछा। हाँ आका इमरान, वो मेरे सामने झाड़ी के अंदर गायब हो गया है, नावाशिंगू ने करीब आकर असबात में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर इस खौफनाक अड्डे का खात्मा कर ही दिया जाए, इमरान ने कहा और इसने जेब से क्रोमियम की तह वाले कागज़ में लिपटा हुआ पैकेट निकाला और इसकी तह खोलने लगा। इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी संजीदगी तारी थी, जबकि बाकी साथी भी संजीदा चेहरे लिए खामोश खड़े थे। कागज़ की तह में WW का चार्जर मौजूद था। वो इसे निकाल कर कागज़ को एक तरफ फेंक दिया और वो सब गौर से इस छोटे से आले को देखने लगे, जिसके अंदर इस कदर खौफनाक अड्डे की तबाही पोशीदा थी, जिसे नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए रूसिया ने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और फिर इमरान ने रिमोट कंट्रोलर को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।